तो चैप्टर व्हाट वी आर स्टार्टिंग इज इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। ये चैप्टर आपके आईसीएसआई मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 1 एंड 2 है। एंड इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है व्हाट इज कंपनी। देखो कंपनी टर्म जो है ना वो दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। अब ये क्या है, देखो पूरे कंपनीज एक्ट में ना कैसे डिफाइन किया, देयर इज सेक्शन, देन सबसेक्शन, देन क्लॉज, सब क्लॉज, दैट्स ऑल क्लियर। बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ definition section, that is section 2, it is section and then clause. So it is section 2 clause 20 which defines the meaning of company. तो company किसको बोला गया है? तो company basically means that entity registered as company in India. अगर कोई भी entity company के फॉर्म में registered है in India under Companies Act 2013 or any previous law related to company in India। मतलब क्या हुआ? अब देखो अगर कोई भी एंटिटी कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपनी। और अगर कोई भी एंटिटी कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड है इन इंडिया नॉट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 बट अंडर प्रीवियस लॉ तो उसको भी हम क्या माना जाएगा? कंपनी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कंपनीज एक्ट 2013 से पहले इंडिया में कोई कंपनीज एक्ट थे? बच्चों क्या कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले इंडिया में कोई कंपनीज एक्ट था? क्या कोई ऐसा लॉ था जो इंडिया में कंपनीज को रेगुलेट करता था? आंसर इज यस। एंड विच एक्ट वी वर हैविंग? सो वी हैड इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। अच्छा, अब 1956 एक्ट से पहले क्या कोई और एक्ट था? यस, वी हैड इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 एंड सो ऑन। तो पॉइंट इज दैट कि अगर कोई एंटिटी कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड है इन इंडिया अंडर कंपनीज एक्ट 2013 तो वो भी क्या माना जाएगा? कंपनी। और अगर कोई एंटिटी कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड है इन इंडिया अंडर एनी प्रीवियस लॉ रिलेटेड टू कंपनी इन इंडिया तो उसको भी क्या माना जाएगा? कंपनी। इज दिस पार्ट क्लियर? चलो अब यहाँ पे ना एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कौन सा एक्ट था? देयर वाज कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 से पहले कौन सा एक्ट था? देयर वाज इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 एंड सो ऑन। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब देखो आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नाम सुना है बच्चों? RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कि आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 8 मई 1973। तो अगर एंटिटी 8 मई 1973 में इनकॉर्पोरेट हुआ है तो वो कौन से कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ होगा? तो इट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। तो अगर कोई एंटिटी कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड हुआ है एज कंपनी तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसका क्या स्टेटस होगा? कंपनी। क्लियर? अभी अनदर कंपनी, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड टाटा सन्स लिमिटेड। टाटा ग्रुप जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ग्रुप है। याद रखना बच्चों, इंडिया का जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो टाटा ग्रुप है। विद द ग्रुप वैल्यूएशन, जो पूरा टाटा ग्रुप का वैल्यूएशन है वो अराउंड कुछ 25 लाख करोड़ का है। एंड उसकी जो मेन कंपनी है, जो फ्लैगशिप कंपनी है, जो मेन होल्डिंग कंपनी, देखो आपने टाटा ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज के नाम सुने होंगे, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी। तो यहाँ पे द मेन होल्डिंग कंपनी जो है उसका नाम है टाटा सन्स लिमिटेड। अब टाटा सन्स लिमिटेड का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 8 नवंबर 1917। तो अगर 8 नवंबर 1917 को कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हुआ है तो कौन से एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ होगा? इंडियन कंपनीज एक्ट 1913। तो अगर एक एंटिटी कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड हुआ है नॉट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, नॉट अंडर कंपनीज एक्ट 1956 बट अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 तो भी उसका स्टेटस क्या माना जाएगा? कंपनी। क्लियर? और अगर मैं यहाँ पे प्रोविंस एजुकेशन की बात करूँ, प्रोविंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि जिसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 24 अप्रैल 2021 तो ये कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ होगा बच्चों? इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 तो इसका भी स्टेटस क्या माना जाएगा? कंपनी। इज दिस पार्ट क्लियर? तो अगर कोई एंटिटी कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है एज कंपनी तो उसको क्या माना जाएगा? कंपनी। अगर कोई एंटिटी कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 1956 तो भी उसको क्या माना जाएगा? कंपनी। और अगर कोई एंटिटी
इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 में रजिस्टर्ड एज कंपनी, तो उसको भी क्या माना जाएगा, कंपनी। इज दिस पार्ट क्लियर? अब देखो नो, व्हेन यू सी आर नोट्स, आपको नोट्स में ना बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस दिखेंगे, क्लियर? एंड इन एम्प्टी स्पेसेस में आपको ये पूरा एग्जांपल कॉपी करना है वंस यू गेट द नोट्स। द ऑब्जेक्टिव इज कि कंपनी लॉ का जो पूरा पेपर आता है ना बच्चों, वो पूरा केस स्टडी आता है। आपके टोटल पेपर होगा 132 मार्क्स का। 132 मार्क्स में अगर मैं लास्ट 10 अटेम्प्ट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 125-128 मार्क्स का केस स्टडी आता है। नाउ एंड यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि केस स्टडी इंस्टीट्यूट आपसे कहीं से भी पूछ सकता है, किसी भी पॉइंट से पूछ सकता है, एंड दैट इज वेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रोविजन समझ में आना चाहिए। एंड फिर हम लोग बहुत सारे केस स्टडी सॉल्व करेंगे। आपको एक डेडिकेटेड केस स्टडी की पूरी बुक दी जाएगी। इस केस स्टडी की बुक में आपके मोर देन 1000 केस स्टडी होंगे जो कि हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। टॉपिक के साथ केस स्टडी सॉल्व किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव इज दैट कि आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिले। एंड जब हम लोग 200-250 केस स्टडी सॉल्व कर लेंगे, वंस यू गेट अ कॉन्फिडेंस, फिर हम लोग केस स्टडी का राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ये जो केस स्टडी की बुक है, इसमें 2006 से आज तक इंस्टीट्यूट ने जितने क्वेश्चन पूछे सब कवर किए हुए हैं, प्लस एंड अप टू द लास्ट एग्जाम तक ये सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। प्लस इसमें कुछ क्वेश्चन हमने निकाल के अलग से रखे हैं, दैट विल बी आस्क्ड इन चैप्टर वाइज टेस्ट एंड वीकली टेस्ट। क्लियर? अब देखो, तो इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो कंपनी क्या है? एंटिटी। कहाँ डिफाइन किया हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, which says that entity registered as company in India under Companies Act 2013 or any previous law related to company in India. Is this part clear? Guys, ये समझा आप लोगों? बच्चों, this part is clear? So what we have understood so far is the meaning of company, जो कि define किया हुआ है section 2 clause 20 में। The next definition comes is the meaning of body corporate. Now what is body corporate? देखो body corporate जो term है ना, वो define किया हुआ है section 2 clause 11 में। अब body corporate किसको बोलते हैं? तो अगर कोई भी entity registered है as company, कहाँ registered है? In India और आउटसाइड इंडिया, उसको क्या बोला जाएगा? बॉडी कॉर्पोरेट। तो एंटिटी रजिस्टर्ड एज कंपनी इन इंडिया और एंटिटी रजिस्टर्ड एज कंपनी आउटसाइड इंडिया, दैट इज टू बी कॉल्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी कॉर्पोरेट ना एक वाइडर कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें हम लोग इंडिया की कंपनी को भी बॉडी कॉर्पोरेट बोल सकते हैं, एंड जो कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में कौन इंक्लूड नहीं होगा? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी या तो एनी अदर एंटिटी विच हैव बीन एक्सक्लूडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेटी। अब देखो इसमें ना एक वर्ड दिया हुआ है ऑफिशियल गैजेटी। बच्चों व्हाट इज ऑफिशियल गैजेटी? देखो ऑफिशियल गैजेटी का मतलब होता है ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब हम लोग ऑफिशियल गैजेटी की बात करते हैं, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी अनाउंसमेंट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आज पहले आंध्र प्रदेश एक स्टेट था, उसको गवर्नमेंट ने तोड़ के 2 स्टेट बना दिया, आंध्रा एंड तेलंगाना। मध्य प्रदेश एक स्टेट था, उसको तोड़ के मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ बना दिया। अगर ऐसा गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन लेकर, अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रहा है, या तो there was an act, there was a tax called excise, ठीक है? एक्साइज को हटा के गवर्नमेंट ने क्या किया? जीएसटी लेके आ गया। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी करता है तो क्या गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट करता होगा? यस और नो? यस। अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी कर रहा है तो गवर्नमेंट कुछ अनाउंसमेंट करता होगा ना। तो गवर्नमेंट वो अनाउंसमेंट कहाँ पे करता है? इन ऑफिशियल गैजेटी। तो ऑफिशियल गैजेटी क्या है? ऑफिशियल गैजेटी इज द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जैसे आप लोगों ने पुराने मूवीज में देखा होगा कि पहले के टाइम पे राजा का एक आदमी आता था, ऐसे पत्र पढ़ता था कि सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है कि राजा ने ऐसा ऐसा फरमान जारी किया है। वो क्या था? ऑफिशियल गैजेटी। उसी को हिंदी में बोलते हैं राजपत्र। तो एनी अनाउंसमेंट विच हैज बीन मेड बाय द गवर्नमेंट
any official publication that is to be called as official gazetting. So body corporate क्या है, as we have discussed कि any entity which has been registered as company in India as well as company outside India, that is to be called as body corporate. अब एक चीज बताओ, तो अगर हम लोग मैकडोनल्ड की बात करें, बच्चों आप लोग मैकडोनल्ड गए हैं, तो क्या हम लोग मैकडोनल्ड को कंपनी बोल सकते हैं? यस और नो? नो. व्हाई? बिकॉज मैकडोनल्ड जो है वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, वो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है, लेकिन वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है. सो द पॉइंट इज that gives rise to a new concept that is to be called as foreign company. So what is foreign company? So the foreign company term has been defined under section 2 clause 42, and what the definition of foreign company talks about? So it says that any company incorporated outside India, and वो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है, but they have a place of business इन इंडिया, मतलब वहां पे इंडिया में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है. कैसे प्लेस ऑफ बिजनेस? बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली. इसका मतलब क्या हुआ? देखो ऐसे समझो, आप लोग ने मैकडोनल्ड के आउटलेट में गए बच्चों? आप लोग 100% कभी ना कभी तो गए होंगे. जब आप मैकडोनल्ड के आउटलेट में जाते हो, मैकडोनल्ड के स्टोर पे जाते हो, तो वहाँ पे उसने मैकडोनल्ड ने अपना बिजनेस कैसे एक्सपांड किया है वर्ल्ड वाइड? फ्रेंचाइजी मॉडल से. मतलब मैकडोनल्ड अपनी फ्रेंचाइजी किसी को देता है. द क्वेश्चन इज दैट कि डू यू नो कि किसने मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ली है? महाराष्ट्र में, पंजाब में, दिल्ली में? नहीं. वहाँ पे कभी भी फ्रेंचाइजी जिसने लिया उसका नाम नहीं लिखा होता, सिर्फ लोगो देखो मैकडोनल्ड का ही दिखेगा, एम का ही लोगो दिखता है, बराबर. वो तो जब हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि ये फ्रेंचाइजी का पेमेंट किसको जा रहा है. तो इसका मतलब है कि मैकडोनल्ड अपना बिजनेस इंडिया में कैसे क्रिएट कर रहा है? नॉट बाय इटसेल्फ बट थ्रू एजेंट. क्लियर? इसके अलावा क्या बच्चों आप लोगों ने कभी अमेजन से कोई शॉपिंग किया है? अमेजन शॉपिंग किया आप लोगों ने? 100% किया होगा, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट. तो जब आप अमेजन से शॉपिंग करते हो तो अमेजन की कोई दुकान पे गए थे क्या आप लोग? बच्चों क्या हम लोग अमेजन से शॉपिंग करने के लिए अमेजन की दुकान पे जाते हैं? नहीं. सो द अमेजन इज नॉट डूइंग बिजनेस इन इंडिया इन फिजिकल मोड, दे आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया इन इलेक्ट्रॉनिक मोड. क्लियर? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन? से दैट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. कैसे है प्लेस ऑफ बिजनेस? बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंसी, फिजिकल मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड, and they carry out conduct business activity in India. अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, conduct business activity in India is very important. Why? Now understand one thing. देखो ये जो पार्ट है ना, conduct business activity in India is very important. Why? See for example, there is the airlines company का नाम है ANA. इस कंपनी का नाम है, फुल फॉर्म है ऑल निपुन एयरवेज. ठीक है, ये बेसिकली एक जापान की कंपनी है. इन्होंने अपना इंडिया में बिजनेस चालू किया, बट वेरी सून दे रियलाइज कि इंडिया में एविएशन सेक्टर लॉस में है. अगर मैं आज इंडिया के पूरे एविएशन सेक्टर की बात करूं तो पूरा एविएशन सेक्टर जो है वो लॉस में है. मतलब क्या हो गया? देखो एविएशन सेक्टर मतलब एयरलाइंस बिजनेस. तो जितना भी एयरलाइंस बिजनेस है इंडिया में, इफ आई टॉक अबाउट द एयरलाइंस बिजनेस, सिर्फ इंडिगो कंपनी को छोड़ दिया जाए ना तो जितनी एयरलाइंस कंपनी है सब लॉस में. क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऑल निपुन एयरवेज को समझ में आ गया कि इंडिया में एयरलाइंस कंपनी सब लॉसेस में. क्यों लॉसेस में है? एक तो इंडिया में फ्यूल एक्सपेंसिव है जो प्लेन में डलता है. दूसरा पार्किंग चार्जेस बहुत महंगे हैं जब आपका प्लेन चल नहीं रहा है. तीसरा एयरपोर्ट चार्जेस. ऑल दिस कॉस्ट टुगेदर मेक्स द एयरलाइंस कंपनीज ह्यूज लॉसेस. अब एएनए को बहुत जल्दी समझ में आ गया इंडिया में कि इंडिया में एयरलाइंस बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उन्होंने इंडिया में बिजनेस चालू किया बट फिर बिजनेस को रोक दिया. तो दे आर नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया. आप लोग जब फ्लाइट बुक करते हो कहीं भी जाने के लिए, आपकी फैमिली वाले फ्लाइट बुक करते हैं, तो क्या आपने कभी भी कोई ANA कंपनी का नाम देखा है? आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया. तो
तो यहाँ पे क्या लिखा है, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी क्या है, तो इट्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच इज हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अच्छा, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, कैसे है, बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट। अच्छा, यहाँ पे एजेंट भी कैसे है, फिजिकली और इन इलेक्ट्रॉनिक और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, एंड कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी। क्लियर। तो बच्चों अब आप लोग ना एक टेबल बनाओ। ओके, कैसे बनेगा टेबल बताता हूँ। आपको एक प्लेन पेज लेना है। ओके, एंड एक ऐसे कॉलम बनाओ। यहाँ पे लिखो सेक्शन। ओके, एंड यहाँ लिखिए पर्टिकुलर। जस्ट एक प्लेन पेज लीजिए और एक तरफ लिखिए सेक्शन, दूसरी तरफ लिखो पर्टिकुलर। राइट फास्ट। नाउ व्हाट यू नीड टू राइट, नाउ इसमें ना पहले लिखो सेक्शन 2 क्लॉज 20। क्लियर। राइट इन पर्टिकुलर्स मीनिंग ऑफ कंपनी। तो राइट सेक्शन 2 क्लॉज 20, सामने पर्टिकुलर्स में लिखो मीनिंग ऑफ कंपनी। देन लिखो सेक्शन 2 क्लॉज 11, राइट पर्टिकुलर्स में मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या है, मीनिंग ऑफ कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 11 क्या है, मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। एंड देन राइट सेक्शन 2 क्लॉज 42, राइट मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी। क्लियर, डन। Now this way we are keep on writing the sections, and trust me, after once our lectures start, after 3-4 lectures you will start remembering the section. तो हम लोग every important section we are going to note it down separately. Clear? अब देखो, तो what we have discussed so far, that what is the meaning of company। तो अगर कोई भी entity company के फॉर्म में रजिस्टर्ड हुआ है in India अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या एनी प्रीवियस और रिलेटिव कंपनी इन इंडिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, तो अगर कोई भी एंटिटी रजिस्टर्ड है कंपनी इन इंडिया या तो कंपनी आउटसाइड इंडिया, देन दैट एंटिटी इज टू बी कॉल्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट। इसमें किस किस को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें इंक्लूड नहीं होता, या तो कोई और एंटिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड किया है बाय मेकिंग नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेटी, that will not be included in the definition of body corporate। and who is to be called as foreign company, तो foreign company क्या है, तो अगर कोई भी entity incorporate कहाँ हुआ है, इंडिया के बाहर, and which is has place of business in India। अच्छा, place of business कैसे है, या तो by itself है, या तो किसी एजेंट के थ्रू है, फिजिकली है या इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, and they are carrying out business activity in India, then that entity will be called as foreign company। Clear? So everybody have understood the meaning of all these terminology। Let's check। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कंपनी रिलायंस एज ए एंटिटी की बात करूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20, या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42, या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बॉडी कॉर्पोरेट है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 11। क्या है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बच्चों ध्यान से सोचो। तो भूमिका जी ने बोला है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है, राइटली सेड। खुशबू ने बोला रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है, राइटली सेड। अंडरस्टैंड, रिलायंस कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ है, रिलायंस इनकॉर्पोरेट हुआ है इंडिया में एज कंपनी, तो the status of the entity will be called as company under section 2 clause 20। अच्छा, क्या रिलायंस इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है, नहीं। तो अगर रिलायंस इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है तो देन इट विल नॉट बी कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी। बट व्हेन यू टॉक अबाउट बॉडी कॉर्पोरेट इज अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट। एज आई सेड दैट बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड कंपनी इन इंडिया एज वेल एज कंपनी आउटसाइड इंडिया। मतलब अगर हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट के टर्म को समझाएं तो देखो, ये कंपनी है, देयर इज अ फॉरेन कंपनी,
And body corporate is a wider concept which include both. It include company also and it include foreign company also. इसका मतलब body corporate is a wider concept that include company as well as foreign company. तो रिलायंस को हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट भी बोल सकते हैं. क्लियर. अंदर एग्जांपल लेते हैं. देयर इज एन एंटिटी कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट. क्लियर. अब माइक्रोसॉफ्ट एज वी नो कि ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है. अब अगर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो क्या हम माइक्रोसॉफ्ट को कंपनी बोल सकते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20? बच्चों, क्या हम माइक्रोसॉफ्ट को कंपनी बोल सकते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20? नो. भूमिका जी ने बोला नो. क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ है? इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है. माइक्रोसॉफ्ट कहाँ इनकॉर्पोरेट हुआ है? आउटसाइड इंडिया. तो वी कैन ऑलवेज कॉल माइक्रोसॉफ्ट एज बॉडी कॉर्पोरेट, बट वी कैन नॉट कॉल माइक्रोसॉफ्ट एज कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20. इज दिस पार्ट क्लियर? चलो अदर एग्जांपल लेते हैं. Now, there is a bank named State Bank of Mauritius. Clear? अभी जो State Bank of Mauritius है, तो Mauritius as a country is a very small country. Clear? अगर मैं effective country की बात करूँ ना, तो it is approximately around 70 किलोमीटर by 35 किलोमीटर. बहुत ही छोटी कंट्री है. आप सुबह गाड़ी लेके निकलो 7 बजे, शाम को 7 बजे तक आप सबका ऐसे घर छू छू के आ सकते हो. बेसिकली इतनी छोटी कंट्री है. एकदम क्लीन रोड, दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देगा. आप एकदम फास्ट गाड़ी चला सकते हो, मस्त एकदम. अब मॉरिशस अगर मैं कंट्री की अगर हिस्ट्री देखूं, तो जब पहले ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच कॉलोनीज हुआ करती थी, तो मॉरिशस में जो पेड़ की लकड़ी होती है ना, वो जहाज को बनाने में, रिपेयर करने में यूज होती है. नाउ एंड आज देखो, अर्लियर वाटर ट्रांसपोर्ट वाज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. आज भी डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आज भी दुनिया का 70% ऑलमोस्ट वर्ल्ड ट्रेड जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है. क्लियर. अब होता क्या था कि जब ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते थे, तो वो लोग क्या करते थे, मॉरिशस में रुकते थे, वहाँ स्टे करते थे, अपने अपने शिप को रिपेयर करते थे. ऑल दोज थिंग हैपन. अब वो सब काम करने के लिए उनको लेबर चाहिए. तो अगर आप मॉरिशस की हिस्ट्री पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको यूपी, बिहार एंड तमिलनाडु से लोगों को वहाँ पे ब्रिटिशर्स लेके जाते थे फॉर वर्किंग एज अ लेबर. अब वहाँ पे ना, अब वो लोग फ्रेंच बोलते थे. अब यहाँ पे इंडिया वाले तो फ्रेंच आती नहीं, तो ये लोग ना टूटी फूटी फ्रेंच बोलते थे. तो मॉरिशस की आज भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसका नाम है कियोस. नाउ कियोस इज नॉट एनी लैंग्वेज, इट इज बेसिकली एन ऑफिशियल, इट इज अ मिक्सचर. बेसिकली वो एक मिक्सचर है, बेसिकली a wrong version you can say of French, and that is the language in Mauritius. and यहाँ पे मॉरिशस में आज भी देखो, उनकी का पॉपुलेशन की अगर आप कंपोजिशन देखोगे, तो 55% पॉपुलेशन हिंदूज हैं, अनदर 23% पॉपुलेशन मुस्लिम्स हैं, जो कि अगेन पाकिस्तान और बांग्लादेश से ही हैं, एंड देन अदर आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ मॉरिशस. नाउ दिस इज द हिस्ट्री. अच्छा, आज भी वहाँ पे आपको बहुत सारी लेडीज मिल जाएंगी जो ऑरेंज सिंदूर लगाती हैं, विच इज द ट्रेडिशन इन यूपी एंड बिहार, विच मीन्स दैट आज भी मॉरिशस में आपको इंडिया का एक इम्पैक्ट दिखता है. बट अब कंट्री, अच्छा आज भी जो मॉरिशस के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हैं, दे आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन फ्रॉम इंडिया, मतलब उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के थे. अब पॉइंट ये है, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ मॉरिशस. अब स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस इतनी छोटी सी कंट्री है, इनफैक्ट बॉम्बे से छोटी कंट्री है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के पास जो फंड है, इट इज मोर देन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. अच्छा, ऐसा क्यों? देखो, अगर किसी भी कंपनी को ना इंडिया मार्केट में एंटर करना है या एशिया मार्केट में एंटर करना है, जो मोस्ट प्रेफर्ड रूट होता है वो होता है या तो मॉरिशस रूट से या तो सिंगापुर रूट से. उसका रीजन क्या है कि इन कंट्रीज में जो 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 लॉज हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, इन कंट्रीज में कंप्लाइंसेस कम है, टैक्सेशन कम है, एंड देयरफॉर ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन देता है फॉरेन प्लेयर्स को टू स्टार्ट देयर बिजनेस ऑपरेशन इन इंडिया. अब स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस ने, मॉरिशस का सबसे बड़ा बैंक है, तो उन्होंने सोचा कि यार हमारा मॉरिशस है तो वी हैव अ बिग नेम, लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस ऑपरेशन इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो उन्होंने इंडिया में एक ब्रांच ऑफिस खोला, बॉम्बे में नरीमन पॉइंट पर उनका ब्रांच ऑफिस है. अब स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस जो है वो इनकॉर्पोरेट कहाँ पे हुआ है? मॉरिशस में.
बट दे हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो यहाँ पे हम लोग स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस को क्या बोल सकते हैं? कैन वी कॉल स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस एज कंपनी? बच्चों, क्या हम लोग स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस को कंपनी बोल सकते हैं? भूमिका, समीर, नो। क्या हम स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस को फॉरेन कंपनी बोल सकते हैं? यस और नो? अनुपमा, अमीन, क्या हम लोग स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस को फॉरेन कंपनी बोल सकते हैं? यस। क्यों? बिकॉज इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। क्लियर? अच्छा, क्या हम स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस को बॉडी कॉर्पोरेट बोल सकते हैं? यस, भूमिका राइटली सेड that State Bank of Mauritius can be called as body corporate because body corporate, as I said, is a wider concept which include company in India as well as company outside India. Is this part clear? Everyone, एकदम समझा एग्जाम्पल? क्या हम रिलेट कर पा रहे हैं? अपने को कंपनी लॉ पूरा एग्जाम्पल से लॉजिकली सीखना है, बिकॉज एज आई सेड कि पेपर जो है आपके, जो कंपनी लॉ का पेपर है वो 132 मार्क्स का है, जिसमें ऑलमोस्ट 125 टू 128 मार्क्स का केस स्टडी आएगा, एंड दैट इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला। दिस विल नॉट हेल्प यू नीदर इन क्लियरिंग योर एग्जाम नॉट टू बिकम अ सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी। आपको लॉ को समझना पड़ेगा और वही आपको प्रोविंस कराने वाला है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं। नाउ देयर इज अ बैंक कॉल्ड ड्रेशनर बैंक। नाम सुना आपने बच्चों? ड्रेशनर बैंक। नाउ ड्रेशनर बैंक ये जर्मनी का बहुत बड़ा बैंक है। इनफैक्ट 2011 में ड्रेशनर बैंक के साथ एक यूरोप का एक बैंक है, उसका नाम है कॉमर्स बैंक, इनका मर्जर हुआ था, एंड इसके बाद यूरोप का ऑलमोस्ट 80% प्लस मार्केट शेयर इन द बैंकिंग बिजनेस वाज वेस्ट विद देम। अब ड्रेशनर बैंक जर्मनी का बहुत बड़ा बैंक है, लेकिन जब आप और मैं बैंक अकाउंट ओपन करने गए जाते हैं तो क्या हमने आज तक ड्रेशनर बैंक देखा है? बच्चों, क्या आपने कभी ड्रेशनर बैंक का एक भी ब्रांच देखा है इंडिया में? नहीं। क्यों? बिकॉज ड्रेशनर बैंक डोंट ऑपरेट इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ड्रेशनर बैंक का इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है? नहीं। तो द पॉइंट इज दैट कि ड्रेशनर बैंक कहाँ पे है? इट्स अ कंपनी इन जर्मनी बट दे डोंट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या ड्रेशनर बैंक को क्या हम लोग कंपनी बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग जब कंपनी बोलते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20, देन बेसिकली ये वो एंटिटी है जो कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड है इन इंडिया अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस और रिलेटेड कंपनी इन इंडिया। अच्छा, क्या हम ड्रेशनर बैंक को फॉरेन कंपनी बोल सकते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42? आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं? विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। द क्वेश्चन इज दैट कि क्या ड्रेशनर बैंक का कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है? नहीं। क्लियर? लेकिन क्या हम ड्रेशनर बैंक को बॉडी कॉर्पोरेट बोल सकते हैं? यस, बिकॉज बॉडी कॉर्पोरेट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 11 basically is a wider concept which says that company in India as well as company outside India. Is this part clear? Everyone, एकदम समझा कि ड्रेशनर बैंक कैसे एक ये एनालिसिस होता है कि कोई एंटिटी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या ये अपने को एकदम क्लियर दिमाग में बाइफिकेशन क्रिएट हो गया है बच्चों? So I think the concept is clear. Always बच्चों याद रखना, this demonstration will be for 7 days. all subject के डेमो होंगे so that you get a clarity कि आपको सब्जेक्ट क्या है और आपको कौन सी फैकल्टी पढ़ाने वाला है, क्या अप्रोच होगा, हमारा तरीका क्या है, everything clear. So my humble request, attend all the demo session. Second thing, ये जो भी आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये YouTube पे भी अपलोड किया जाएगा और इसके जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे so that you can understand that what kind of notes Province is going to provide to you. Clear? चलो next देखते हैं. Now next talks about Pepsi. अब देखो ये क्या है? क्या आप लोगों ने पेप्सी कंपनी का नाम सुना है बच्चों? Have you heard a company called Pepsi?
आंसर इज यस। अब पेप्सिको जो है ना, पेप्सिको इंक, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी हैरिसन में। न्यूयॉर्क में एक प्लेस है हैरिसन, वहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था। तो दिस इज इनकॉर्पोरेटेड इन हैरिसन न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे इस कंपनी ने आइडेंटिफाई किया कि इंडिया में ह्यूज मार्केट है। अच्छा, ह्यूज मार्केट क्यों? क्यों दुनिया की हर कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करना चाहता है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया, वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। वी हैव ऑलरेडी ओवरटेकन चाइना। 140 करोड़ की आबादी प्लस है हम लोग। सेकेंडली, इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री। मोर देन 2/3 population is below 35 years of age, which means that because India एक young country है जहाँ पे, एंड यंग लोग में क्या होता है कि दे आर रेडी टू एक्सेप्ट लॉट ऑफ थिंग्स, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट चेंजेस, they want to try new things, and that is where it becomes a huge market for any company to operate. अब देखो, अब पेप्सिको ने रियलाइज किया कि इंडिया इज अ पोटेंशियली वेरी बिग मार्केट, एंड दैट इज वेयर उन्होंने इंडिया में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट किया जिसका नाम है पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये रियल नेम है कंपनी का। आप पेप्सी का कोई भी प्रोडक्ट लोगे ना, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे वो माउंटेन ड्यू हो, चाहे वो लेस हो, लेस चिप्स हो, उसको ऐसे फोल्ड करके देखना, वहाँ पे कंपनी का नाम लिखा होगा पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये एक कंपनी है जो हरियाणा में इनकॉर्पोरेट किया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि अच्छा, इस कंपनी की 100% कैपिटल किसके पास है? पेप्सिको इंक के पास है। तो द क्वेश्चन इज दैट कि पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हरियाणा में एक इनकॉर्पोरेट कंपनी है, उसका स्टेटस क्या माना जाएगा? कैन वी से पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी और फॉरेन कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट? क्या बोलेंगे हम लोग इसको बच्चों? खुशबू, भूमिका, समीर, क्या बोलेंगे हम लोग पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को? रिप्लाई फास्ट। कैन वी से इट्स अ फॉरेन कंपनी? भूमिका, अंडरस्टैंड वन थिंग। अरे रुको 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 बच्चों, सी हम लोग बात कर रहे हैं पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की। वो कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है? भूमिका, खुशबू, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ है? हरियाणा में। हरियाणा कहाँ पे है? इंडिया में कि इंडिया के बाहर है? इंडिया में है ना। तो चाहे उस कंपनी की पूरी कैपिटल फॉरेन कंपनी के पास है, लेकिन वो कंपनी इनकॉर्पोरेट कहाँ हुआ है? इंडिया में। इसलिए पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का स्टेटस क्या माना जाएगा? कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20, विच मीन्स दैट आपकी होल्डिंग कंपनी इंडिया के बाहर हो सकता है, बट आप कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुए हो? इंडिया में एज कंपनी। तो आपका स्टेटस क्या माना जाएगा? कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आपने कंपनी का नाम सुना होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL। उसकी पेरेंट कंपनी कहाँ है? यूनिलीवर लिमिटेड। कहाँ पे है? यूके में। द पॉइंट इज दैट कि चाहे पेरेंट कंपनी यूके में है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुआ है? इंडिया में, एंड देयरफॉर इट विल बी कॉल्ड एज कंपनी। इज इट क्लियर एवरीवन? एकदम क्लियर बाइफरकेशन हो गया कि कंपनी क्या है, फॉरेन कंपनी क्या है, एंड बॉडी कॉर्पोरेट क्या है। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So I believe this part is absolutely clear to all of you. Now we are moving towards a next topic that is to be called as illegal association. अब ये क्या होता है? तो हम लोगों ने कंपनी पढ़ लिया, हमने फॉरेन कंपनी पढ़ लिया, हमने बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ लिया। Now we are moving towards the next topic that is to be called as illegal association. Clear? अब देखो, now this is the entire notes where we are going to write a lot of things. अब देखो, अब इलीगल एसोसिएशन किसको बोलते हैं? तो इलीगल एसोसिएशन बीइंग गिवन अंडर सेक्शन 464। तो यहाँ पे ना सेक्शन की लिस्ट में आओ, वहाँ लिखो 464 एंड राइट इलीगल एसोसिएशन। क्लियर? सेक्शन की जो हम लोग लिस्ट में आ रहे हैं, उसमें सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या था? मीनिंग ऑफ कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 11 क्या था? मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट।
सेक्शन 2 क्लॉज 42 क्या था, मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी, एंड सेक्शन 464 क्या है, इलीगल एसोसिएशन। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे इलीगल एसोसिएशन में क्या बोला है, नाउ इट सेज दैट इफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो देखो यहाँ पे ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हाईलाइट करो, क्लियर, और उसके ऊपर लिखो 1। तो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है विच इज engaged in business activity for gain, तो हाईलाइट द वर्ड engage in business activity for gain। क्लियर। so association of person engaged in business activity for gain and the number of member in that association, तो इसको हाईलाइट करो, नंबर ऑफ मेंबर दैट एसोसिएशन, और यहाँ पे लिखो 3। क्लियर। तो 3 चीजें हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन फर्स्ट विच इज इंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी फॉर गेन, तो अगर एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि बिजनेस एक्टिविटी में, क्यों बिजनेस एक्टिविटी में है, प्रॉफिट कमाने के लिए, गेन कमाने के लिए, एंड द नंबर ऑफ मेंबर इन दैट एसोसिएशन, उस एसोसिएशन में कितने मेंबर हैं। नाउ दैट इज वेरी क्रूशियल, बिकॉज अगर मैं आप लोग से ये पूछूं कि एक पार्टनरशिप बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं बच्चों, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, टेल मी फास्ट। खुशबू ने बोला 2, वेरी गुड खुशबू। तो पार्टनरशिप बनाने के, अनुपमा ने बोला, रचना, सब ने बोला 2। अच्छा अब एक चीज बताओ, एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं, अगर मैं एक पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो मैक्सिमम कितने होते हैं, वेरी गुड, भूमिका ने बोला 50, खुशबू ने बोला 50, सब ने बोला, अनुपमा 50। ये 50 कहां से आता है, ऑलवेज रिमेंबर ये 50 पार्टनरशिप एक्ट से नहीं आता, ये 50 आता है सेक्शन 464 से, रेड विद रूल 10। अब ये क्या है, तो व्हाट आई सेड दैट एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी फॉर गेन, तो अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि किस में इंगेज है, बिजनेस एक्टिविटी फॉर गेन में, एंड नंबर ऑफ मेंबर, उसमें कितने मेंबर हैं, नंबर ऑफ मेंबर एसोसिएशन इज, अब देखो अगर अप टू 100 मेंबर है तो उसको एक नॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पर्सन माना जाएगा, और अगर उस नंबर ऑफ मेंबर एसोसिएशन अगर 100 से ज़्यादा है तो ये देखा जाएगा कि क्या वो कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या एनी अदर लॉ। तो अगर कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड है तो उसको हम लोग कंपनी मानेंगे, और अगर वो कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको क्या माना जाएगा, इलीगल एसोसिएशन। तो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड दैट अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, फर्स्ट पॉइंट विच इज इंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी फॉर गेन, सेकेंड पॉइंट, एंड थर्ड नंबर ऑफ मेंबर इन दैट एसोसिएशन कितने हैं, इज मोर देन 100 एंड इज नॉट रजिस्टर्ड एज कंपनी under Companies Act 2013 or any other law, then it will be called as illegal association। Clear। तो सेक्शन में अगर देखा जाए 464 में तो लिमिट कितनी दी है, मोर देन 100, लेकिन यहाँ पे सेक्शन के साथ देयर इज समथिंग कॉल्ड रूल 10। अब रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस 2040 में क्या बोला है कि जो करेंट लिमिट फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो कितनी है, 50, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी इंक्रीज कर सकता है, लेकिन कहाँ तक ले जा सकता है, मैक्सिमम 100 तक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो जब आप लॉ को कंप्लाई करते हो ना, तो एक्ट कैसे बनता है, एक्ट एक पार्लियामेंट के प्रोसेस से बनता है। मतलब कभी कोई भी एक्ट बनाना हो गवर्नमेंट को तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक कमेटी क्रिएट करते हो। ये जो कंपनीज है 2013 में आप पढ़ रहे हो, ये एक कमेटी क्रिएट की गई थी अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ मिस्टर जे ईरानी। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड ईरानी कमेटी क्रिएट किया गया था। उस कमेटी ने कंपनीज बिल बनाया। अच्छा, फिर उस बिल को क्या करते हैं, उसको जो कंसर्न कैबिनेट है, कंसर्न मिनिस्ट्री है, पहले वो अप्रूव करता है। अब कंसर्न मिनिस्ट्री कौन सी है, कंपनीज एक्ट के लिए कंसर्न मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने उसको अप्रूव किया। जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने उस बिल को अप्रूव किया तो फिर वो गया कैबिनेट के पास, कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया। अब यहाँ पे कैबिनेट ने जब उसको अप्रूव कर दिया
कैबिनेट के अप्रूव करने के बाद फिर वो जाता है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। नाउ व्हेन आई से बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज समथिंग कॉल्ड लोकसभा एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड राज्यसभा। अब लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, एंड राज्यसभा इज अपर हाउस। तो यहाँ पे दोनों हाउसेज में हो जाएगा, एंड वंस इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, देन वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं तो वो बनता है एक्ट। इसका मतलब अगर आपको एक्ट बनाना है या तो एक्ट में कोई भी चेंजेस करना है तो वो किसके थ्रू होता है, पार्लियामेंट के प्रोसेस से। लेकिन रूल्स कौन है, रूल्स एक्ट के अंदर देयर आर सर्टेन रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकता है, बना सकता है। तो यहाँ पे रूल 10 क्या बोलता है, रूल 10 बोलता है कि करंट लिमिट जो है वो 50 है। अच्छा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स को चेंज कर सकता है, लेकिन वो एक्ट के आगे नहीं जा सकता। तो करंट लिमिट कितनी है, 50 है, जिसको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इंक्रीज कर सकता है, लेकिन कहाँ तक इंक्रीज कर सकता है, अप टू 100 तक। इसको आप और समझाता हूँ एग्जाम्पल। आप लोगों ने बच्चों CSET में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़ा होगा, यस और नो? बच्चा लोग, आप लोगों ने स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़ा होगा CSET में, पढ़ा था, याद है? अब हम लोग जब स्मॉल कंपनी की बात करते हैं जब हम लोग स्मॉल कंपनी की बात करते हैं तो स्मॉल कंपनी में उसमें लिखा था कि पेड अप शेयर कैपिटल जो है इट विल बी अप टू 50 लाख विच कैन बी इंक्रीज अप टू 10 करोड़। तो मतलब उसमें 50 लाख भी दिया है और 10 करोड़ भी दिया है। 10 करोड़ इज अपर लिमिट। अच्छा, पेड अप कैपिटल की जो डेफिनेशन 50 लाख है उसको बढ़ा के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 करोड़ किया और फिर 2 करोड़ से बढ़ा के 4 करोड़ कर दिया। सेम वे टर्नओवर कितना दिया था, टर्नओवर विल बी अप टू 2 करोड़ विच कैन नॉट गो बियॉन्ड 100 करोड़। मतलब जो अभी मैक्सिमम टर्नओवर है 2 करोड़ का है, जब एक्ट बनाया गया जिसकी अपर लिमिट 100 करोड़ तक की गई, बाद में उस 2 करोड़ के टर्नओवर की लिमिट को बढ़ा के 20 करोड़ किया और 20 करोड़ को बढ़ा के 40 करोड़ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको और भी अगर बढ़ाया जाए तो टर्नओवर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 100 करोड़ तक, एंड कैपिटल कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम 10 करोड़ तक। क्लियर? तो आप रूल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड कर सकता है, लेकिन अमेंड करने के बाद भी वो एक्ट को ओवरराइड नहीं करेगा। इज दिस पार्ट क्लियर? तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट रूल 10 क्या बोलता है, दैट द करेंट लिमिट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है वो कितनी है, 50, विच कैन नॉट गो बियॉन्ड 100। मतलब 50 से सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको 100 तक कर सकता है, लेकिन 100 को एक्सीड नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हम लोग इसकी कंबाइन एनालिसिस समझें तो कंबाइन एनालिसिस सेक्शन 464 रेड विद रूल 10 क्या बोलता है कि अगर एक नंबर ऑफ मेंबर इन एसोसिएशन अगर 50 तक है तो उसको एक नॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पर्सन माना जाएगा। अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन में 51 से 100 है तो वो क्या माना जाएगा, इलीगल एसोसिएशन। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो फ्यूचर में लिमिट को इंक्रीज कर सकता है। अच्छा, इंक्रीज करके भी लिमिट कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम 100 तक। और अगर एक एसोसिएशन में अगर 101 एंड अबो है तो फिर वो एसोसिएशन क्या माना जाएगा, इलीगल एसोसिएशन। क्लियर एवरीवन? तो आई बिलीव यहाँ सबको समझ में आया है। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग दिस डेमोस्ट्रेशन इज दैट कि आज CS एग्जीक्यूटिव जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। याद रखना बच्चों, एग्जीक्यूटिव इज योर फिल्टरेशन। मेजॉरिटी बच्चे जो CS करते हैं ना वो एग्जीक्यूटिव के बाद CS छोड़ देते हैं बिकॉज दे अनफॉर्चुनेटली दे कैन नॉट क्लियर CS एग्जीक्यूटिव। एट प्रोविंग्स वी हैव द इंस्टीट्यूट का पासिंग होता है अराउंड 8 to 10%। अभी इंस्टीट्यूट पासिंग बढ़ा रहा है, बट एट प्रोविंग्स वी हैव पासिंग ऑलमोस्ट 4 to 5 times मोर देन इंस्टीट्यूट पासिंग। तो आई वांट ऑल ऑफ यू कि आप जो एग्जीक्यूटिव है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, उस पर एकदम क्लियर क्लैरिटी रखें एंड आप ये देखें कि हाउ प्रोविंस इज डिफरेंट देन एनी अदर इंस्टीट्यूट एंड टेक राइट डिसीजन। क्लियर? क्योंकि ये आपका फिल्टरेशन है। मेजॉरिटी बच्चे एग्जीक्यूटिव में साफ हो जाएंगे और सिर्फ इंडिया का टॉप क्रीम ही प्रोफेशनल में जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग एज अर्ली एज पॉसिबल प्रोफेशनल में पहुंचें एंड रैंक सिक्योर करें। क्लियर? और आपके नाम के आगे फटाफट CS नाम लिख जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ना एक नोट लिखो। तो याद रखना एक नोट कि अगर मान लो किसी एसोसिएशन में
नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा है, व्हाट इज द लिमिट? अगर मैं सेक्शन 464 के हिसाब से देखता हूँ तो 100, अगर किसी में अगर मैं लिमिट देखता हूँ सेक्शन रूल 10 के हिसाब से तो 50, तो दोनों कंबाइन किया तो करंट लिमिट इज 50। अब अगर किसी एसोसिएशन में 50 से ज़्यादा मेंबर हैं तो उसका स्टेटस क्या बन जाएगा? इलीगल एसोसिएशन। और अगर वो एसोसिएशन इलीगल है तो बाद में अगर नंबर ऑफ मेंबर कम भी हो जाते हैं तो भी द एसोसिएशन रिमेन्स टू बी इलीगल एसोसिएशन। तो एनी रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेंबर of illegal association subsequently will not make the association legal. Clear? तो एक लाइन लिखिए, एक नोट करके लिखो, जहाँ पे आप ये सेक्शन लिख रहे हो ना वहीं पे एक नोट करके लिख लीजिए, any reduction in the number of members, any reduction in number of members of illegal association, any reduction in number of members of illegal association subsequently will not make the association legal. Done? अब देखो, अब यहाँ पे what is further being said कि जो illegal association है it does not exist in the eyes of law. तो illegal association आइज ऑफ लॉ में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कोर्ट के हिसाब से इलीगल एसोसिएशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब इलीगल एसोसिएशन किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, इलीगल एसोसिएशन किसी पे केस फाइल नहीं कर सकता, कोई और पर्सन इलीगल एसोसिएशन पे केस फाइल नहीं कर सकता एंड उसको एनसीएलटी ऑर्डर से बंद नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। तो जब कोई चीज कोर्ट के नज़र में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो न तो वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, ना तो कोई उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है, ना वो किसी पे केस फाइल कर सकता है और ना कोर्ट उसको वाइंड अप कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो आज हम लोग मान लो 150 लोगों ने मिलके एक बिजनेस चालू किया, एक पार्टनरशिप फर्म चालू किया, ठीक है, दो तो मैक्सिमम लिमिट इज 50 बट वी आर नॉट अवेयर, हमने 150 ने मिलके एक गारमेंट्स का बिजनेस चालू किया एंड किसी ने हमारा पेमेंट नहीं किया था, हम लोग कोर्ट में गए। अब कोर्ट पहले पूछेगा भाई आप लोग कितने लोग हो? मैं बोला कि सर हम लोग हमारी पार्टनरशिप फर्म है फ्रेंड्स एंड कंपनी के नाम से और हम लोग 150 लोग हैं। तो कोर्ट की नज़र में तो कोर्ट पूछेगा भाई आप लोग कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड हो? मैं कहा नहीं सर हम लोग कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं, हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म है। तो क्या हम लोग एक लीगल फर्म है? आंसर इज नो। तो व्हाट इज आवर स्टेटस? वी आर इलीगल एसोसिएशन। इफ वी आर इलीगल एसोसिएशन तो कोर्ट बोलेगा कि भाई आप हमको दिखाई नहीं दे रहे हो, क्योंकि कोर्ट के नजरों में इलीगल एसोसिएशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? लेकिन जो इनकम है इलीगल एसोसिएशन का इट इज कंप्लीटली टैक्सेबल। मतलब गवर्नमेंट को जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी इनकम बराबर दिख जाएगी, इसका मतलब इलीगल एसोसिएशन जब लीगल राइट लीगल प्रोटेक्शन मिलना होता है सो इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। लेकिन इनकम ऑफ इलीगल एसोसिएशन इज कंप्लीटली टैक्सेबल। इज दिस पार्ट क्लियर? देखो कितने स्मार्ट है ना गवर्नमेंट कि जब लीगल राइट देने की बारी आई तो बोले इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ, लेकिन इनकम इज कंप्लीटली टैक्सेबल। अब देखो नाउ फर्दर क्या दिया है कि ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ इलीगल एसोसिएशन है अंडर 464 ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? ये एचयूएफ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। याद रखना अगर एक एचयूएफ है, एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर एक एचयूएफ है तो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा एचयूएफ अगर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो सेक्शन 464 एप्लीकेबल होगा। सेकेंड थिंग, अगर एक एसोसिएशन बिजनेस एक्टिविटी फॉर गेन में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? आज इसको ऐसे समझो, आप लोगों ने इस्कॉन मंदिर का नाम सुना है बच्चों? ऑब्वियसली सुना ही होगा ना। इस्कॉन जो है वहां पे एक ट्रस्ट है जिसका नाम है हरे रामा हरे कृष्णा ट्रस्ट। अभी जो हरे रामा हरे कृष्णा ट्रस्ट है नाउ क्या इसमें 50 या 100 से ऊपर मेंबर होंगे? 100% होंगे। तो ये जो हरे रामा हरे कृष्णा ट्रस्ट है क्या मैं उसको एक इलीगल एसोसिएशन मान लूं? नहीं। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट इंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी फॉर गेन। सेम वे अगर मान लो मेरा एक एचयूएफ है, देखो एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हर हिंदू का एचयूएफ हो बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट अगर मेरा एक एचयूएफ है
तो एंड मैं अगर एक एचयूएफ के फॉर्म से बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे एचयूएफ में कितने मेंबर होंगे ये 464 डिफाइन नहीं करता। थर्ड थिंग, अगर एक प्रोफेशनल पार्टनरशिप फर्म है विच इज रन बाय सेपरेट एक्ट, फॉर एग्जांपल अगर एक सीए फर्म है तो सीए फर्म में कितने पार्टनर होंगे? डेलॉयट, नाम सुना होगा आपने, दुनिया में 4 बड़ी सीए फर्म है, उसमें वो 4 सीए फर्म कौन कौन सी बड़ी फर्म है जिसको बिग 4 बोलते हैं? फर्स्ट डेलॉयट, सेकंड पीडब्ल्यूसी, थर्ड केपीएमजी, फोर्थ ईवाई। अब ये जो 4 बड़ी सीए फर्म है इनको हम लोग बिग 4 बोलते हैं। डेलॉयट में, अकेले डेलॉयट में 130 प्लस पार्टनर्स हैं। अब क्वेश्चन है कि अगर डेलॉयट में 130 से ऊपर पार्टनर है तो क्या डेलॉयट एक इलीगल एसोसिएशन हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि डेलॉयट एक सीए फर्म है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट से रेगुलेट होता है, नॉट बाय सेक्शन 464। क्लियर? तो यहाँ पे अगर एक प्रोफेशनल पार्टनरशिप फर्म है देन इट विल नॉट बी रेगुलेट बाय सेक्शन 464। अब देखो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर 2 और मोर एचयूएफ मिल के बिजनेस कर रहे हैं तो सेक्शन 464 अप्लाई होगा। अगर एक एचयूएफ है तो 464 अप्लाई नहीं होगा, बट अगर 2 और मोर एचयूएफ मिल के हैं तो सेक्शन 464 अप्लाई होगा। मतलब क्या हो गया? नाउ सी दिस थिंग, मान लो एक मारवाड़ी एचयूएफ है जिसमें 150 मेंबर है, सिंगल मारवाड़ी एचयूएफ है, 150 मेंबर है, तो क्या ये इलीगल एसोसिएशन है? नहीं। क्यों? बिकॉज हमने क्या पढ़ा कि एक एचयूएफ के ऊपर सेक्शन 464 अप्लाई नहीं होता। अभी सेम तरीके से मान लो एक गुजराती एचयूएफ है जिसमें 125 मेंबर है। क्लियर? अगर 125 मेंबर है तो क्या वो इलीगल एसोसिएशन है? नहीं। लेकिन अगर एक मारवाड़ी एचयूएफ एंड गुजराती एचयूएफ मिल के बिजनेस कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? 275। तो ये क्या माना जाएगा? इलीगल एसोसिएशन, व्हिच मींस दैट इफ देयर इज ओनली वन एचयूएफ 464 will not apply. If 2 or more HUF combine hands and do the business activity together, then section 464 will apply. Clear? इसमें एक चीज याद रखना कि जब हम लोग नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करते हैं, if 2 or more HUF are working joining hands together for doing the business together, तो वहाँ पे माइनर को काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे एक नोट लिखो, if 2 or more HUF join together to form an association, then minor shall not be counted. Then minor shall not be counted. Clear? अब देखो, now last point before we take the case study, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एवरी मेंबर ऑफ इलीगल एसोसिएशन जो है, एंड वी आर गोइंग टू सी कि इलीगल एसोसिएशन से आज तक कितनी केस स्टडी आई है। एज वी हैव डिस्कस्ड दैट इन आवर नोट्स, आपको एवरी टॉपिक के संग केस स्टडी कराया था। कैसे होता है? विल सी दिस थिंग, हाउ टू सॉल्व द केस स्टडी। तो एवरी मेंबर ऑफ इलीगल एसोसिएशन जो है ना, वो पर्सनली लायबल होंगे इलीगल एसोसिएशन के सारे डेट के लिए, प्लस एंड एवरी मेंबर विल बी पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ 1 लाख रुपी। ये याद रखना। तो हर एक मेंबर जो है उसको वो इलीगल एसोसिएशन का जो भी डेट होगा उसके लिए पर्सनली लायबल होगा, प्लस हर एक मेंबर के ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्लियर? मान लो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मान लो हमने मिलके एक एसोसिएशन पर्सन बनाया फ्रेंड्स एंड कंपनी के नाम से, जो कि एक फर्म है जिसमें 150 मेंबर हैं। अब क्वेश्चन है कि अगर इसमें 150 मेंबर हैं तो ये एसोसिएशन क्या माना जाएगा? बच्चों, ये एसोसिएशन क्या माना जाएगा? इलीगल एसोसिएशन। अब इस 150 मेंबर्स वाली एसोसिएशन ने मान लो किसी मिस्टर एक्स को गुड्स बेचा। देखो, इलीगल एसोसिएशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता दैट दे आर डूइंग इलीगल बिजनेस, इट इज जस्ट दैट द नंबर ऑफ मेंबर इन दैट एसोसिएशन इज मोर देन द लिमिट। क्लियर? अब ये फ्रेंड्स एंड कंपनी जो हमारी फर्म है उसने किसी मिस्टर एक्स को गुड्स क्रेडिट पे बेचा और मिस्टर एक्स को कंपनी को 10 लाख, फर्म को 10 लाख रुपये पे करना था, उसने पेमेंट नहीं किया। अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो प्लेंटिफ कौन हो गया?
देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया था डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप, तो हु इज द डेटर, मिस्टर एक्स, एंड हु इज द क्रेडिटर, फ्रेंड्स एंड कंपनी। अब अगर डेटर ने मिस्टर एक्स ने पेमेंट नहीं किया तो किसको लॉस हुआ, फ्रेंड्स एंड कंपनी को, जो कि प्लेंटिफ है। तो क्या यहाँ पे फ्रेंड्स एंड कंपनी मिस्टर एक्स पे केस फाइल कर सकता है बच्चों, क्या यहाँ फ्रेंड्स एंड कंपनी मिस्टर एक्स पे केस फाइल कर सकता है, यस और नो, रिप्लाई फास्ट एवरीवन, रिप्लाई फास्ट। क्या फ्रेंड्स एंड कंपनी मिस्टर एक्स पे केस फाइल कर सकता है when we know that this friends and company is an illegal association because it is having 150 members? क्या वो केस फाइल कर सकता है, भूमिका, खुशबू, अदिति, रिप्लाई फास्ट। नो, खुशबू ने बोला नो, क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स एन इलीगल एसोसिएशन। अभी अदर वे राउंड समझते हैं। मान लो फ्रेंड्स एंड कंपनी ने किसी मिस्टर वाई से गुड्स परचेज किया, ठीक है, और फ्रेंड्स एंड कंपनी को 15 लाख रुपए का पेमेंट करना था। फ्रेंड्स एंड कंपनी ने 15 लाख रुपए का पेमेंट नहीं किया, तो क्या मिस्टर वाई, देखो यहाँ पे लॉस किसको हुआ, मिस्टर वाई को, तो क्या मिस्टर वाई फ्रेंड्स एंड कंपनी पे केस फाइल कर सकता है, क्या वो फॉर्म पे केस फाइल कर सकता है when we know that friends and company is an illegal association? खुशबू, अदिति, समीर, क्या मिस्टर वाई फ्रेंड्स एंड कंपनी पे केस फाइल कर सकता है, रिप्लाई फास्ट। नो, वेरी गुड रचना, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इट्स एन इलीगल एसोसिएशन। लेकिन अब देखो लॉ ने कैसा प्रोटेक्शन दिया है कि मिस्टर वाई उस पर केस तो फाइल नहीं कर सकता, लेकिन जो उसकी लायबिलिटी है 15 लाख रुपए जो पे करना है वो 150 मेंबर्स की पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगा। मतलब हर एक मेंबर को 10,000 रुपये मिस्टर वाई को पे करना पड़ेगा, और अगर हर मेंबर ने 10,000 रुपये पे नहीं किया तो वाई फिर इंडिविजुअल मेंबर पे केस फाइल कर सकता है, क्लियर। प्लस हर एक मेंबर को 1 लाख रुपए का फाइन देना पड़ेगा। अब देखो, तो क्या ये सेम लॉजिक अदर वे राउंड अप्लाई होता है कि मिस्टर एक्स ने पेमेंट नहीं किया, फ्रेंड्स एंड कंपनी फाइल नहीं कर सकते, लेकिन क्या अभिषेक या अदिति या रचना केस फाइल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि गुड्स हमने नहीं बेचा था, गुड्स किसने बेचा था, फ्रेंड्स एंड कंपनी ने। इसका मतलब डोंट यू थिंक कि लॉ को वन साइडेड बनाया गया है पर्पसफुली, सो दैट नोबडी शुड गेट एनकरेज टू फॉर्म एन इलीगल एसोसिएशन। Is this part clear? Everyone? Very good. तो एक बार पूरा समझा इलीगल एसोसिएशन बच्चों? तो नाउ विल टेक अ केस स्टडी। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा इलीगल एसोसिएशन में? तो अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है विच इज इंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी फॉर गेन, एंड जो नंबर ऑफ मेंबर इन दैट एसोसिएशन वो कितना है, more than 100 है, and it is not registered as company under Companies Act 2013, then that association will be called as illegal association. अभी ये तो सेक्शन में आया, एंड रूल 10 क्या बोलता है कि जो करंट लिमिट है वो कितनी है 50, विच मीन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो करंट लिमिट को इंक्रीज कर सकता है और कहाँ तक लेके जा सकता है 100 तक, क्लियर। अब देखो, तो जब आप क्वेश्चन एग्जाम में आंसर लिखोगे और उसमें अगर क्वेश्चन में अगर 100 से ऊपर की लिमिट दिया है तो सिर्फ 464 लिखना, और अगर क्वेश्चन में 100 से ऊपर नहीं दिया, 50 से ऊपर दिया है, तो फिर रूल 10 का भी आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, क्लियर। अब देखो, अब इलीगल एसोसिएशन जो है इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। नाउ बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ एंड देयरफॉर दे कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन नॉट स्यू, दे कैन नॉट बी स्यूड, एंड दे कैन नॉट बी वाउंड अप बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, क्लियर। लेकिन जो इनकम ऑफ इलीगल एसोसिएशन है इट इज कंप्लीटली टैक्सेबल, तो इनकम जो है इट इज कंप्लीटली टैक्सेबल। अब ये जो पूरा सेक्शन है 464 का, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, तो एक अगर सिंगल एचयूएफ है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई एसोसिएशन नॉट फॉर एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी, अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी फॉर गेन में नहीं है, मतलब कोई एनपीओ एनजीओ है तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तीसरा, अगर कोई प्रोफेशनल पार्टनरशिप फर्म है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्लियर। लेकिन अगर 2 और मोर एनजीओ मिलकर अगर बिजनेस करेंगे तो सेक्शन 464 विल बी एप्लीकेबल। लास्ट थिंग, जो भी मेंबर हैं, ईच मेंबर ऑफ इलीगल एसोसिएशन जो है वो इलीगल एसोसिएशन की लायबिलिटी के लिए पर्सनली लायबल है, प्लस दे विल बी पनिशेबल विद अ फाइन। कितना फाइन है
1 lakh rupees per member. Is this part clear? So now ये पूरा सबको समझा everyone? So I think the concept is clear to all of you. Now let's go to the case studies. अब देखो आपको हर एक चैप्टर का एज सेट केस स्टडी दिया जाएगा एंड सेपरेट डेडिकेटेड नोट्स केस स्टडी का हैविंग मोर देन 1000 केस स्टडीज. So let's take all the case studies which institute have asked from a topic called illegal association. Now let's see this thing. अब देखो, now everyone read the question. Read the question please. अब देखिए सबने रीड किया क्वेश्चन. क्या लिखा है? एन एसोसिएशन ऑफ 105 मेंबर. तो क्या दिया हुआ है ऑलरेडी? कितना है नंबर ऑफ मेंबर? 105. नॉट बीइंग एचयूएफ. देखो एचयूएफ बोल दिया कि ये एचयूएफ नहीं है. क्लियर? स्टार्टेड बैंकिंग बिजनेस विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड. तो बैंकिंग बिजनेस चालू किया बिना रजिस्टर किए. आफ्टर 1 ईयर. अच्छा अगर 105 मेंबर है जो कि एचयूएफ नहीं है तो ये स्टेटस क्या हो गया? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस एसोसिएशन? रिप्लाई फास्ट. इस एसोसिएशन को क्या बोला जाएगा? इलीगल एसोसिएशन. वेरी गुड. आफ्टर 1 ईयर 6 मेंबर रिटायर. तो 6 मेंबर रिटायर हो गए. नाउ देयर आफ्टर 3 मेंबर इंस्टीट्यूटेड अ सूट फॉर पार्टीशन ऑफ एसोसिएशन. तो 3 मेंबर ने सूट फाइल किया इसके पार्टीशन के लिए. क्वेश्चन है कि डिस्कस द फेट ऑफ द सूट. तो क्या ये केस वैलिड है? अब एक चीज समझो. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये इलीगल एसोसिएशन है तो क्या इलीगल एसोसिएशन एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ? आंसर इज नो. और अगर वो कोर्ट की नज़र में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो केस फाइल नहीं कर सकता. सेकेंड थिंग, अब देखो अपने को क्वेश्चन समझ में आ गया. अब अपने को केस स्टडी प्रेजेंट कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको फैक्ट ऑफ द केस लिखना पड़ेगा. क्लियर? अच्छा फैक्ट ऑफ द केस में और कुछ नहीं करना है. जो आपका क्वेश्चन दिया होगा ना उसी को पॉइंट वाइज कवर कर लेना. कोई ग्रामेटिकल एक्यूरेसी देखने की जरूरत नहीं है. एकदम शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीके से प्रेजेंट करना. एक चीज याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बड़ा है या तो आपके पास टाइम नहीं है तो फैक्ट ऑफ द केस मत लिखना. बट फैक्ट ऑफ द केस लिखना बेट एडवाइजेबल होता है बिकॉज दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर आंसर. तो क्या लिखा है? एसोसिएशन ऑफ 105 मेंबर not being HUF started banking business without being registered. After 1 year कितने मेंबर रिटायर हो गए? 6 मेंबर रिटायर. एंड देयर आफ्टर 3 मेंबर ने क्या किया? पार्टीशन सूट फाइल किया. क्लियर? तो इसके बाद सेकेंड थिंग आपको क्या प्रेजेंट करना होगा हर एक आंसर में? एप्लीकेबल सेक्शन. जो भी आंसर जो भी प्रोविजन उस केस से रेलेवेंट है सिर्फ वो अपने को प्रेजेंट करना होगा. तो यहाँ पे हम लोग क्या बताना पड़ेगा कि एज पर सेक्शन 464 अगर एक एसोसिएशन में मोर देन 100 मेंबर हैं विच इज इंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी फॉर गेन एंड इट इज नॉट रजिस्टर्ड एज कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर लॉ, तो फिर वो एसोसिएशन क्या माना जाएगा? इलीगल एसोसिएशन. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वर्ड टू वर्ड जो लॉ की लैंग्वेज है वही याद करें. जो हम लोगों ने क्लास में किया वो भी मोर देन सफिशिएंट है. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फर्स्ट पॉइंट, engage in business activity for gain and the number of member in that association कितना है? is more than 100 and is not registered as company under Companies Act 2013 or any other law, then that association will be called as illegal association. अब देखो इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ना दिया हुआ है कि 105 मेंबर है. तो अगर ऑलरेडी 105 मेंबर है तो रूल 10 का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि 464 में अपर लिमिट कितनी दी है? 100. सेकेंड थिंग क्या लिखा है कि इलीगल एसोसिएशन जो है अगर उसका नंबर ऑफ मेंबर बाद में कम भी हो जाता है तो भी वो एसोसिएशन क्या माना जाएगा? इलीगल एसोसिएशन. ये हम लोगों ने नोट में लिखा था कि एन एसोसिएशन विल नॉट बिकम लीगल इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स सब्सिक्वेंटली रिड्यूस एंड बिकॉज इलीगल एसोसिएशन डज नॉट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ. तो यहाँ पे कोई भी मेंबर इलीगल, बस ये लिखना है कि इलीगल एसोसिएशन डज नॉट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी स्यूड, इट कैन नॉट स्यू एंड कैन नॉट बी स्यूड. इसके बाद देन वी हैव टू प्रेजेंट द आंसर. अब आंसर कैसे प्रेजेंट करना है कि इन लाइट ऑफ द अफोर्सेड सेक्शन एंड फैक्ट गिवन. तो जो फैक्ट दिया हुआ है जो अफोर्सेड सेक्शन है तो क्या लिखा है? एनी रिडक्शन द नंबर ऑफ मेंबर विल नॉट कन्वर्ट इनटू लीगल एसोसिएशन. तो अगर नंबर ऑफ मेंबर कम भी हो जाते हैं
तो वो एसोसिएशन लीगल नहीं बनेगा, एंड देयरफॉर रिटायरमेंट ऑफ 6 मेंबर्स फ्रॉम इलीगल एसोसिएशन विल नॉट अफेक्ट इट्स स्टेटस, यानी जो एसोसिएशन है वो इलीगल ही रहेगा। सेकेंडली, अगर वो इलीगल है तो वहां पे पार्टीशन सूट आप कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ, एंड देयरफॉर ये जो कोर्ट केस है ये वैलिड नहीं है। इज इट क्लियर एवरीवन? ये समझा आप लोग को? रीड द कंक्लूजन प्लीज। ये बात ध्यान से कंक्लूजन को रीड करिए प्रॉपरली। रीड द एप्लीकेबल सेक्शन द कंक्लूजन, जितना येलो हाईलाइट किया है उसको रीड करिए प्लीज। आपको समझेगा दैट दो यू हैव ऑलरेडी गिवन द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बट हाउ यू हैव टू राइट द कंक्लूजन, दैट आल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। रीड द कंक्लूजन प्लीज। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट XYZ ट्रेडर एसोसिएशन was constituted by 4 HUF, तो 4 HUF ने मिलके एक XYZ ट्रेडर एसोसिएशन बनाया। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि 4 HUF है। नाउ अगर एक HUF होता है तो 464 अप्लाई नहीं होता, बट अगर एक से ज्यादा HUF है तो 464 अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कितने मेंबर हैं इसमें, कंसिस्टिंग ऑफ 101 मेंबर एंड 2 माइनर। क्या हम लोग माइनर को काउंट करते हैं? नहीं, लेकिन यहाँ तो मेजर ही 101 है। Now the association was carried on business of trading as retailer with an object of acquisition of gain, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। क्लियर? एंड द एसोसिएशन इज नॉट रजिस्टर्ड एज कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ। देखो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है, इसका मतलब इफ देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन engage in business activity for gain and the number of members in the association is more than 100 and it is not registered as company under Companies Act 2013 और एनी अदर लॉ, तो फिर वो एसोसिएशन क्या माना जाएगा? इलीगल एसोसिएशन। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप लोग क्या याद रखना है इसमें, दैट 464 किस पे अप्लाई नहीं होता? HUF पे अप्लाई नहीं होता, बट इफ 2 और मोर HUF do business together then it will be 464 will be applicable। अब जो क्या लिखा है कि state whether the XYZ trader association has a legal status, तो उसका status क्या माना जाएगा? illegal association। now will there be any change in the status if the member subsequently reduced to 98? तो हम लोग को एक पॉइंट और क्या लिखना पड़ेगा कि in illegal association if the number of members subsequently reduced it will not make the association as legal। थर्ड थिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इलीगल एसोसिएशन में जब हम लोग 2 और मोर HUF साथ में करते हैं तो उसमें माइनर को काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, तो फैक्ट ऑफ द केस में नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट, सबसे तो क्वेश्चन वो प्रेजेंट कर देंगे पॉइंट वाइज। तो XYZ ट्रेडर एसोसिएशन में कितने मेंबर हैं? 4 HUF हैं, 101 मेजर मेंबर हैं, 2 माइनर है। सेकेंड, जो एसोसिएशन है वो एक्विजिशन फॉर गेन के लिए क्रिएट किया गया है एंड नॉट रजिस्टर्ड एज कंपनी है। ये आपका फैक्ट ऑफ द केस हो गया। याद रखना, फैक्ट ऑफ द केस एज आई सेड अर्लियर एकदम शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीके से प्रेजेंट करना, नो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीके से प्रेजेंट करना। बट एज आई सेड कि आपका अगर फैक्ट ऑफ द केस बहुत बड़ा हो या एग्जाम में टाइम न हो तो फैक्ट ऑफ द केस मत लिखना, क्योंकि फैक्ट ऑफ द केस सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। याद रखना, आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चंस आप लोग को अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक क्वेश्चन के अंदर 4 सब पार्ट होगा, मतलब आपको प्रिसाइसली 24 क्वेश्चंस करने होंगे इन 3 आवर्स, मतलब 180 मिनट में। मतलब आपके पास पर क्वेश्चन सॉल्व करने का 7.5 मिनट होगा बच्चों। अब 7.5 मिनट में आपको केस स्टडी पढ़ना भी और प्रेजेंट भी करना है, तो अगर टाइम हो तो ही फैक्ट ऑफ द केस लिखना, नहीं तो मत लिखना। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे एप्लीकेबल सेक्शन क्या क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग 464 डिफाइन करेंगे कि क्या लिखा है 464 में, कि अगर एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसमें मोर देन 100 मेंबर है विच हैज बीन फॉर्म फॉर डूइंग बिजनेस एक्टिविटी फॉर मेकिंग गेन एंड इट इज नॉट रजिस्टर्ड एज कंपनी अंडर कंपनी दैट 13 एनी अदर लॉ, तो ये एसोसिएशन क्या माना जाएगा? इलीगल एसोसिएशन। सेकेंडली 464 HUF पे एप्लीकेबल नहीं होता। ये हमने यहाँ पे क्यों बताया? क्योंकि ये क्वेश्चन HUF से कनेक्टेड है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये प्रोविजन नहीं बताया था, हम लोगों ने HUF की बात नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये केस स्टडी ही HUF की है। बट इफ 2 और मोर HUF
carries out business together, then 464 shall apply. एंड इलीगल एसोसिएशन जो है अगर उसके नंबर ऑफ मेंबर्स सब्सिक्वेंटली कम हो जाते हैं तो दैट विल नॉट मेक द एसोसिएशन लीगल. क्लियर. ये 4 एप्लीकेबल सेक्शन बताने के बाद देन यू हैव टू कम टू आंसर. एंड आंसर क्या बोलता है, क्या लिखा है इन लाइट ऑफ द अफोरसेड सेक्शन एक्सवाइजेड ट्रेडर एसोसिएशन जो है जो 4 एचयूएफ से मिलकर बना है जिसमें 100 से ऊपर मेंबर हैं एंड वो कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका स्टेटस क्या है, इज एन इलीगल एसोसिएशन. अब अगर वो इलीगल एसोसिएशन है तो अगर नंबर ऑफ मेंबर्स सब्सिक्वेंटली कम भी हो जाते हैं तो भी उसका स्टेटस क्या रहेगा, इट विल रिमेन्स टू बी इलीगल एसोसिएशन. एज वी हैव डिस्कस कि अगर इलीगल एसोसिएशन के नंबर ऑफ मेंबर फ्यूचर में कम भी हो जाते हैं तो subsequently if the number of member reduce that will not make the association as legal, it will remains to be illegal association. Clear. Read the conclusion part, ध्यान से read करिए. So I think so this is how the conclusion have to be drawn. Now what is being said, now see, now let's take the another case study. अब तो इसमें क्या दिया हुआ है, now इसमें द कर्ता ऑफ जॉइंट फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली ए. तो यहाँ पे एक जॉइंट हिंदू फैमिली है एचयूएफ है ए जिसमें कितने मेंबर हैं 31 एडल्ट मेंबर. एंड कर्ता ऑफ अनदर जॉइंट हिंदू फैमिली बी, मतलब यहाँ पे दूसरा जॉइंट हिंदू फैमिली है क्या है बी, इसमें कितने मेंबर हैं 21 एडल्ट मेंबर हैं. मतलब टोटल मिला के दोनों एचयूएफ मिला के कितने मेंबर हो गए 52. करेंट लिमिट कितनी है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सेक्शन 464 में करेंट लिमिट है 100. लेकिन जब हम लोग रूल 10 देखते हैं तो करेंट लिमिट कितनी हो जाती है 50. यहाँ पे कितना हो जा रहा है 52. क्लियर. एंटर इनटू पार्टनरशिप विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर कंपनी दैट ऑन बिहाफ ऑफ देयर फैमिली. तो ये दोनों अगर एचयूएफ मिल के अगर एक पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसका क्या स्टेटस माना जाएगा बच्चों, उसका क्या स्टेटस माना जाएगा, इलीगल एसोसिएशन. नाउ आफ्टर 2 years सम ऑफ द डिस्प्यूट अराइज एंड दे सॉट द हेल्प ऑफ द कोर्ट. क्या कोर्ट इनके मैटर में हेल्प कर सकता है, यस और नो. समीर, खुशबू, रचना, क्या कोर्ट इनके मैटर में इंटरफेयर कर सकता है, यस और नो. रिप्लाई फास्ट. नो. वेरी गुड खुशबू. क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये एसोसिएशन क्या है, इलीगल एसोसिएशन. क्लियर. एंड इलीगल एसोसिएशन डज नॉट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ. तो कोर्ट इनके मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता. तो क्या लिखा है, तो देखो यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस क्या आ जाएगा. तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो कर्ता ऑफ फैमिली ए है कंसिस्टिंग ऑफ 31 मेंबर and कर्ता ऑफ फैमिली बी है 21 member now enter into partnership without being registered after 2 years dispute arise. क्लियर. ये फैक्ट ऑफ द केस हो गया. अब यहाँ पे अपने को एप्लीकेबल सेक्शन देना है. अब एप्लीकेबल सेक्शन में क्या आएगा, ना इसमें क्या लिखा है कि देखो 464 का बेसिक प्रोविजन क्या बोलता है कि इफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फर्स्ट पॉइंट, engage in business activity for gain, second point, and the number of members in that association, third point, is more than 100 and is not registered as company under Companies Act 2013 or any other law, तो वो एसोसिएशन क्या माना जाएगा, इलीगल एसोसिएशन. यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेंबर 52 हैं तो हम लोग को रूल 10 का भी रेफरेंस देना पड़ेगा कि एज पर रूल 10 द करेंट लिमिट इज 50. क्लियर. तो यहाँ पे तो हमने 464 का रेफरेंस दिया प्लस इस क्वेश्चन में हमने रूल 10 का भी रेफरेंस दिया. ये समझा आप लोग को कि हमने पुराने किसी भी केस स्टडी में रूल 10 का रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे रूल 10 का रेफरेंस क्यों दिया गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेंबर हैं वो 50 से ज़्यादा है लेकिन 100 से कम है. क्लियर. अब यहाँ पे फर्दर क्या लिखा है कि 464 जो है वो एक एचयूएफ पे एप्लीकेबल नहीं होता, बट अगर 2 और मोर एचयूएफ मिलके अगर बिजनेस करते हैं देन 464 विल बी एप्लीकेबल. फर्दर क्या लिखा है कि जो इलीगल एसोसिएशन है इसको कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसलिए कोई भी लीगल राइट या लीगल प्रोटेक्शन
अवेलेबल नहीं होता। एंड लास्ट में जब हम लोग नंबर ऑफ मेंबर को काउंट करते हैं तो उसमें माइनर मेंबर को काउंट नहीं करते। क्लियर? ये 5 चीजें अपने को एप्लीकेबल सेक्शन में डालना पड़ेगा। एंड देन वी हैव टू राइट कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है कि बिकॉज ये जो एसोसिएशन है वो इलीगल एसोसिएशन है, बिकॉज द नंबर ऑफ मेंबर इज मोर देन 50 एंड देयरफॉर ये पार्टनरशिप के मैटर में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीवन? पक्का? एक बार ध्यान से इसके कंक्लूजन को रीड करिए। एवरीबॉडी रीड फास्ट। तो आई बिलीव पूरा सबको समझ में आ गया है। So in that case, this is how the illegal association being covered, and इसके ऊपर जो आज तक केस स्टडी आई है वो यही केस स्टडी आई है which we have also covered. Clear? So I hope आपको ये पूरा समझ में आया है। Now tomorrow you have a demo session for GIGL. Attend all the demo session because as I said that CS executive is the most important level and that is where you need to be very particular कि आप किससे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, एवरीथिंग। क्लियर? सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज अपना नाम एंड कॉन्टैक्ट नंबर दे दें so that office can get in touch with you and we can provide you the soft copy of this particular notes also. Clear? So with this, thank you so much for giving your valuable time today.